तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। देखिए, जिन भाई बंधु ने जो है 16 महाजनपद की वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद आप मगध का उत्कर्ष देखिए। ठीक है, चलिए आज ही पढ़ेंगे इसे भी। देखिए, जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बना आगे चल के, वो मगध बना। मतलब इसने मौके पे चौका मारा। अब इसका उदय होने के कारण क्या थे, ये शक्तिशाली कैसे बना? देखिए क्या चीज़ था। मगध जो है वो नदियों के जाल पे था। गंगा, सोन नदी और गंडक नदी के संगम पे मगध था। ठीक है, और वहाँ जो है जलोढ़ मिट्टी थी, जिससे जो है कृषि की एक उन्नत व्यवस्था वहाँ कायम हो सकी। दूसरी ओर क्या चीज़ थी, लोह अयस्क काफ़ी मात्रा में जो है मगध में मिले। तो उससे क्या चीज़ है, औजार वगैरह के लिए सहजता थी, सरलता थी। ठीक। और तीसरा जो कारण है मगध के शक्तिशाली होने का, वो ये है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, दृढ़ थी, जिससे जो है मगध जो है सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं इसे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था, और मगध का जो संस्थापक माना जाता है वो बृहदर्थ को माना जाता है। ठीक। चलिए, तो मगध के कुछ वंश हुए। ये बिहार वगैरह इलाका, सारा यूपी का इलाका, सब ये मगध कहलाता था। ठीक है, तो मगध के वंशों का जो क्रम है, इसमें 4 वंश हुए मगध में। तो इनके क्रम भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई इसे सही क्रम में लगाओ। तो पहला वंश था हर्यक वंश, दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, तीसरा वंश था नंद वंश, और चौथा आया मौर्य वंश। ठीक। तो बारी बारी हम एक एक करके जानेंगे, और इसके क्रम को आपको पता होना चाहिए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, इसी क्रम में जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, देखिए हर्यक वंश के बारे में बताते हैं। देखिए, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। देखिए, पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है कि इसमें मोस्टली क्या होता था कि जो सत्ता है, जो गद्दी है, वो उसमें क्या काम करता था कि बेटा अपने पिता की हत्या कर देता था और राजा बन जाता था। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो हर्यक वंश देखिए मगध वंश का पहला वंश है, मगध का पहला वंश है। इसका संस्थापक था बिंबिसार। संस्थापक था इसका बिंबिसार, जो काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ठीक। और बिंबिसार से कंफ्यूज मत होना, एक एक है बिंदुसार। बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का, तो वो मौर्य वंश में आता है। ठीक है, तो हर्यक वंश का संस्थापक आप याद रखिए बिंबिसार, और बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का। ठीक। तो हर्यक वंश का संस्थापक हुआ बिंबिसार। इसने क्या काम करा, राजगृह को राजधानी बनाया। राजगृह जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, उसे इसने राजधानी बनाया। और मगध की पहली राजधानी भी राजगृह यानी कि गिरिब्रज ही थी। वैवाहिक परंपरा से साम्राज्य का विस्तार करा इसने। मतलब 3 राजकुमारियों से शादी करा अलग अलग महाजनपदों की, कि मतलब शादी वादी कर लो, दहेज वहेज में ये वो ले लो और अपना राज्य का विस्तार करो। तो ये पहला शासक था जिसने जो है वैवाहिक परंपरा से राज्य विस्तार, साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें और है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके उसमें बिंबिसार की जो मंत्रिमंडल था, उसमें एक वैद्य था जीवक, यानी उसके दरबार में एक वैद्य था जीवक। और जीवक जो है ना, वो बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के इलाज करने के लिए भेजा हुआ था। कि जब गौतम बुद्ध मतलब थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ, तो गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने जीवक वैद्य को भेजा था। और एक अवंती के राजा प्रद्योत है, उनके इलाज के लिए भी भेजा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि जो वैद्य है, जीवक क्या था, जीवक था वैद्य। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई ये जो जीवक था ये किसके दरबार में था, तो बिंबिसार के दरबार में था। गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए कौन आए, तो जीवक आए। अवंती के राजा प्रद्योत की का इलाज करने के लिए आए, तो वो जीवक आए जो कि वैद्य थे। ठीक है, और किसके दरबार में थे, बिंबिसार के। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब देखिए बिंबिसार का जो लड़का हुआ वो हुआ अजातशत्रु। और अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। कुनिक नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या काम करा, बिंबिसार की हत्या करी, मतलब अपने पिता की हत्या करी और राजगद्दी पर बैठ गया।
और इसलिए ही इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है कि पिता की हत्या करो और बैठ जाओ। ठीक। और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि जो प्रथम बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था वो इसी के काल में हुआ था। और बौद्ध धर्म में मैंने आपको पढ़ा रखा है, बौद्ध धर्म में 4 जो है सभाएं हुई थी। और पहली सभा का जो किसके काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के काल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संघ का जो आयोजन हुआ था या संगति का आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के काल में हुआ था। और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपको पता होगा कि कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। तो महापरिनिर्वाण जो है कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु को, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। तो वो भी जो है अजातशत्रु के काल में जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक। चलिए देखिए, अजातशत्रु का लड़का हुआ आगे चल के उदयन या उदायन, कई जगह उदयन लिखा होता है और कई जगह उदायन लिखा होता है। इसने भी क्या काम करा, इसने अपने पिता की हत्या कर दी, मतलब इसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है। तभी तो इस हर्यक वंश को कहा जाता है क्या, पितृहंता वंश। ठीक है। तो उदयन यानी उदायन ने अजातशत्रु यानी अपने पिता की हत्या करी और सत्ता पे जो है काबिज हुआ ये। ठीक है। इसने क्या काम करा, पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी बनाया मगध की, और पाटलिपुत्र की स्थापना भी जो है उदयन ने की थी। तो एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी, तो उदयन ने करी थी। और पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने ही बनाया था। ठीक। और पाटलिपुत्र एक ऐसी जगह थी जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई थी, जल से घिरी हुई थी, जल दुर्ग से घिरी हुई थी। जबकि जो पहली राजधानी मगध की राजगृह थी यानी कि गिरिब्रज थी, वो पहाड़ी दुर्गों से घिरी हुई थी। ठीक है। तो चलिए, हर्यक वंश के बाद आता है आपका हर्यक वंश के बाद आता है सेकंड वंश आपका शिशुनाग वंश। ठीक। तो शिशुनाग वंश ये दूसरे नंबर पे वंश आया मगध में। तो शिशुनाग वंश में जो है इसका संस्थापक शिशुनाग ही था। ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, नाम से ही वंश है। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था, और राजधानी वैशाली थी। ठीक है। और इसने क्या काम करा था, अवंती को मगध में मिला लिया था। और अवंती आपको पता ही होगा कि जो बिंबिसार है उसके अवंती से काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि उसने अवंती का जो राजा था प्रदोत, उसकी इलाज करने के लिए अपना वैद्य जीवक को भेजा था। इसने क्या काम करा था शिशुनाग ने, इसने अवंती को हराया और अवंती को मगध में मिला लिया। और अवंती आपका पड़ता है एमपी। ठीक। एमपी में पड़ता है। चलिए, तो शिशुनाग का लड़का हुआ कालाशोक ने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। और इससे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कालाशोक के संबंध में कि जो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ वो किसके काल में हुआ, तो पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के काल में, और दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक में। ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके काल में हुआ था, कालाशोक के। तो आपको अगर आप भूल गए हो तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, बौद्ध सभा यानी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उसे कहा गया, बौद्ध धर्म में कहा जाता है उसे बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो वो हुआ कुशीनगर में। तो उसके बाद 4 सभाएं यानी 4 संगति हुई। पहली आपकी हुई अजातशत्रु के काल में पहली सभा का आयोजन हुआ। दूसरी हुई कालाशोक के काल में, कालाशोक। तीसरी हुई कनिष्क के काल में, सॉरी, अजातशत्रु कालाशोक, तीसरी हुई अशोक के काल में, और चौथी हुई आपकी कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में। तो यहाँ से तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है। छोटा एग्ज़ाम हो बड़ा एग्ज़ाम हो, इसकी टेंशन लेना तो छोड़। ठीक है। क्योंकि हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास का मतलब प्राचीन इतिहास होता है। ठीक है। कोई छोटा एग्ज़ाम या बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक। तो कालाशोक से बस इतना ही आता है कि दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ, वो किसके काल में हुआ, तो कालाशोक के काल में हुआ। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक था नंदीवर्धन। चलिए, अब तीसरे वंश के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा वंश आया नंदवंश। देखिए, तीसरा वंश आया नंदवंश। इसका संस्थापक था महापद्म नंद। और महापद्म नंद
इसने एक राट की उपाधि प्राप्त करी थी। तो ये थोड़ा सा यार रट लियो, एक राट उपाधि धारण करी थी उसने, तो वो करी थी महापद्म नंद ने। और पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है। मतलब काफ़ी बड़ी सेना थी इसकी, सबसे बड़ी सेना थी। हाथी हजारों की संख्या में, घोड़े पोड़े, दुनिया जहान की सबसे शक्तिशाली राजा था ये। तो संस्थापक था नंदवंश का महापद्म नंद। एक राट की उसने उपाधि धारण करी थी। और पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार जो है माना गया है महापद्म नंद को। और इसने क्या काम करा था, कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। देखिए कलिंग कहाँ है, अशोक ने भी कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। तो कलिंग है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो कलिंग पर सबसे पहले विजय प्राप्त करी थी महापद्म नंद ने। और और इसने लास्ट में जाके जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म अपना लिया था। तो कलिंग में क्या चीज़ थी, उड़ीसा, यानी उड़ीसा में जिनसेन की मूर्ति थी, यानी जो जिनके महावीर स्वामी वगैरह की उनकी मूर्ति थी, जिनसेन की मूर्ति थी, उसे ये मगध ले आया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिनसेन की मूर्ति को कलिंग से जो है मगध कौन लेकर आया था, तो आपका महापद्म नंद लेकर आया था। देखिए अंतिम शासक हुआ धनानंद। और धनानंद के टाइम पे ही हुआ था सिकंदर का आक्रमण। और ये वही धनानंद है जिसकी चाणक्य ने बैंड बजाई थी। मतलब इस चाणक्य इनके दरबार में थे और इन्होंने चाणक्य का साहब अपमान कर दिया था। और चाणक्य ने इनकी बैंड बजा के मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके मगध का उत्कर्ष हुआ। तो भैया अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी क्वालिटी या ठीक है कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और भैया सब्सक्राइब भी कर लेगो, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक कमेंट का सब्सक्राइब जो भी पुराने डायलॉग है वो अपना देख लियो अपने हिसाब से। सही लगा तो ही करो, फालतू में मैं कहता भी नहीं किसी से, ठीक है। और देखिए क्या चीज़ है, कोरोना वगैरह चल रहा है या जो भी कुछ चल रहा, मेन चीज़ क्या होती है, कोई सा भी काल चल रहा हो, कोरोना काल चल रहा हो या कोई सा भी काल चल रहा हो, हम अपना कर्म से नहीं भाग सकते। हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप रोज़ खाना तो खाते हो, भाई कोरोना के चक्कर में खाना तो नहीं छोड़ दिया, नहाना तो नहीं छोड़ दिया, तो मेरे भाई पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो, जब कोई काम नहीं छोड़ रहे। बस हाँ सतर्कता रखनी पड़ेगी। और रही बात क्या चीज़ है, देखो ये कोरोना का हिसाब किताब क्या है, 2-3 महीना इसे लगेगा। और वैक्सीन तो इसकी आनी आनी है, लिखवा के ले लो। देखियो वैक्सीन इसलिए आएगी इसकी, क्योंकि अगर ये एक देश की प्रॉब्लम होती तो शायद वैक्सीन आने में जो है समय लग जाता। समय तो वैक्सीन आने में लगता ही लगता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन जल्दी इसलिए आ जाएगी क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और मेन चीज़ क्या है, अगर इसकी देखें कि ये ख़तरनाक ऐसे ऐसे वायरस हुए हैं, जैसे इबोला हुआ है। इबोला जो है 2 दिन में आदमी को, मैं आपको पॉजिटिव बात बता रहा हूँ, इबोला में 2 दिन में मृत्यु हो जाती थी। और कोरोना में क्या चीज़ है, कोरोना में जो मृत्यु हो रही है वो 14 से 15 दिन में हो रही है। और कई बंदे जो है रिकवर हुए हैं, 90% बंदा तो रिकवर हो जा रहा है, ठीक है। 5% की मृत्यु हो जा रही है, उनमें से भी वो हैं जिन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है वगैरह जो भी कुछ है। तो कोरोना में यही सिस्टम है कि ये गले या मुंह के थ्रू जाता है, छींक वीक से या जो भी कुछ है। फिर करीब इसमें क्या चीज़ है, ये गले और मुंह में करीब 5 दिन तक रहता है। और जो साइंटिस्ट वगैरह कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि मीडिया क्या कह रही है, मुझे मतलब नहीं मीडिया सीडिया से, मीडिया तो कुछ भी बतागी, ठीक है। ये तो आदमी को पैनिक कर देते हैं, पूरे पूरे दिन भर कोरोना वरोना, मेरे बस की बात नहीं भाई। 5-10 मिनट जो भी सुनो, साइंटिस्ट और डॉक्टरों को सुन लो, इन्हें मीडिया सुनना बेकार है आज के टाइम में, ठीक। तो गले में और मुंह में कम से कम 5 दिन रहता है कोरोना, ठीक है। और कोरोना की खासियत क्या है कि ये भाई फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जाके ये क्या काम करेगा, अगर एक वायरस जा रहा है तो वहाँ ये क्या काम कर रहा है, म्यूटेशन कर रहा है, ठीक है। और अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है, कॉलोनी बढ़ा के वो 1 से 1 लाख हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या काम करता है, उसमें ये बलगम जमाने लगता है, जिससे तुम्हारे फेफड़ों में बलगम जमने लगता है। धीरे धीरे बलगम जो है ज़्यादा जमता रहता है। और फिर क्या काम करता है, तुम्हारी सांस की नली को चोक कर देता है, ठीक। अब यदि ये जो है कोरोना गले से सीधा पेट में चला जाए, गले से सीधा पेट में चला जाए तो ये अपना आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेट में एसिड होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, तो एसिड में ये टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये फेफड़ों पे ही चिपक जा रहा है। तो कोशिश ये करिएगा कि जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, ठंडे पानी और ठंडी ये वो सारी चीज़ है, इनसे तो दूर ही रहो।
उबला हुआ पानी पीते रहो। उबला क्या यार, आज तो वैसे भी गर्मी इतनी है कि बोतल को जो है छत पर रख दो, वो गर्म होती रहेगी, पीते रहो। क्योंकि मेरे भाई ऐसा है, किसी को ये नहीं पता कि है या नहीं है, ठीक। तो अगर तुम्हारा क्या चीज़ है, और मेन चीज़, अगर तुम्हारा बॉडी गर्म है, ठीक है, गर्म पानी पीते रहोगे या जो भी कुछ है, मतलब बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करो, और एक्सरसाइज वगैरह अपनी करते रहो, और योगा करते रहो। अब मेन चीज़ क्या है, योगा जो है आज से 5,000 साल पहले का योगा है, ठीक है, अभी का नहीं है। तो कुछ लोग योगा को चैलेंज दे रहे हैं या जो भी कुछ है, भाई देखो ऐसा, तुम्हें किसी पे विश्वास हो या ना हो, तुम बाबा वाओ के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, योगा पे तो विश्वास है ना। योगा कोई किसी बाबा ने थोड़ी खोज दिया, ये तो 5,000 साल पहले का खोजा हुआ है आदि योगी भोलेनाथ के द्वारा, ठीक है। तो वो करते रहो। और मेन चीज़ है जो खड़े मसाले हैं, जैसे लौंग हुई, दालचीनी हुई, ये क्या काम करते हैं, इनका जो है काढ़ा बना बना के पीते रहो। लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची है, इनका काढ़ा वगैरह बना के पीते रहोगे। क्योंकि भैया देखो, वैक्सीन तो इस टाइम आई नहीं है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो रखना पड़ेगा। और वो तो तुम्हें सबको पता ही है, मास्क वास्क लगा के घूमो, ये सारी चीज़ तो काफ़ी दिन से हो ही गई। तो कम एक्सरसाइज ज़्यादा करो, मतलब 1 आध घंटा एक्सरसाइज करो अपनी, चाहे और काम बाद में, एक्सरसाइज पहले, ठीक है। 2-3 महीने का और है ये, सितंबर तक मेरे को लगता है कि सितंबर तक जो है इसकी वैक्सीन जो है आ जाएगी। ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो आनी आनी है, पूरा वो लगा हुआ है, पूरी दुनिया लगी है। क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट कुछ नहीं रहता साहब, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, अपना पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहो। क्योंकि अगर इस टाइम खाली बैठोगे तो पैनिक हो जाओगे, ज़बरदस्ती टेंशन लोगे, टिकटॉक ज़्यादा चलाओगे, व्हाट्सअप पे ज़्यादा रहोगे, उससे भी क्या होना है भाई। साइंटिस्ट तो हो नहीं कि कोरोना की वैक्सीन बना दोगे, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। जो भी अपना कर सकते हो तो करो, अपने हाथ में जितना भी है। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, क्योंकि मेन चीज़ है, इसके जाने के बाद अगर एकदम से पेपर स्टार्ट होंगे तो एकदम होंगे फिर। क्योंकि 2020 में तो मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। 2020 में डीएलएड वगैरह होगा, मतलब कोई पेपर होगा तो अक्टूबर से पहले मुझे लगता नहीं कि हो जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी अपना थोड़ा 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 थोड़ा, धीमे धीमे भाई, बूंद बूंद है, घड़ा बढ़ता चला जाएगा और हो जाएगा काम। क्योंकि मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा कहते हुए नहीं मिला कि साहब कि कोरोना में लोगों ने टिकटॉक चलाना नहीं छोड़ा, व्हाट्सअप चलाना नहीं छोड़ा, गेम खेलना नहीं छोड़ा, ठीक है, फालतू की इंटरटेनमेंट वीडियो पूरे दिन भर देखना नहीं छोड़ा, ठीक है, चैटिंग पैटिंग वो तो चलती रहे। लेकिन मेरे भाई, पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो फिर, जब सारे काम नहीं छोड़ रहे तो। एक्सरसाइज करोगे नहीं भैया, एक्सरसाइज भी करो आप, ठीक है। क्योंकि समय आ चुका है फिट रहने का। क्योंकि देख लिया भाई सारी चीज़ें, शरीर फिट है तो सब कुछ है, ठीक है। मानसिक और शारीरिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, ठीक। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी तो कमेंट में बता दियो, ठीक है। और भैया अपना ध्यान रखो, चलिए।